Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और ऑब्वियसली आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस विषय को लेकर के, क्योंकि मैं गत 2 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहा था। और कहीं ना कहीं जब इंडियन नेवी में ये सुनवाई हो गई कि आखिर ऑनलाइन एग्जाम होगा, आप आर्टिफिशियल अप्रेंटिस नेवी SSR MR का एग्ज़ाम अब ऑनलाइन देंगे, बहुत खुशी थी मुझे। और मुझे पता था कि ये परसेंटेज की जो बाउंड्री है ना यार, इसको मैं जड़ से ख़त्म करना चाहता हूँ। बार बार जब मेरा डिस्कशन चलता रहा तो मैंने आपको स्वरूप समझाने का कोशिश किया कि जब हम इंडियन नेवी की बात करते हैं तो इस देश में कहीं ना कहीं इंडियन कोस्ट गार्ड की ही बात करनी पड़ती है। क्योंकि आपको मैंने पहले कई वीडियोज़ में बताया कि एक समय ऐसा था इस देश में जब हमारे पास केवल इंडियन नेवी थी समुद्र की सुरक्षा के लिए, उसके केयर के लिए, उसके इंपोर्ट के लिए, उसके एक्सपोर्ट के लिए। बट कहीं ना कहीं इंडियन नेवी इस बात को लेकर कंफ्यूज थी कि आखिर उसकी मूल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो बात समझ में आती थी कि उनकी मूल रिस्पॉन्सिबिलिटी देश की सुरक्षा है। बट पहले ये भी ज़रूरी था कि आखिर देश का व्यापार, देश का ट्रांसपोर्टेशन, देश के बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फैक्टर, जैसे हम कह सकते हैं कि बहुत सारी स्मगलिंग इंक्रीज हुई इस देश में। जब हम 1962 की बात करते थे तब इजाद हुआ हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड का। टुडे आई एम फीलिंग वेरी प्राउड बिकॉज ये टेक्निकली आप सबको ही पता है कि सबकी ट्रेनिंग फाइनली जाके INS चिल्का में ही होनी है, चाहे वो आप इंडियन नेवी के थ्रू आ रहे हों या इंडियन कोस्ट गार्ड के थ्रू आ रहे हों। तो कहीं ना कहीं जब हम 10+2 लेवल की वैकेंसी की बात करते थे तो इंडियन कोस्ट गार्ड को लेकर के अजीब सा कन्फ्यूजन रहता था कि आखिर सर इसकी वैकेंसी का प्रारूप क्या है, आखिर परसेंटेज का क्राइटेरिया क्या है, आखिर से डेट ऑफ बर्थ क्या इसमें चलता है, एग्जाम प्रॉपर होता भी है कि नहीं होता है सर, रिजल्ट्स आते हैं कि नहीं आते हैं सर, फॉर्म ऑफलाइन अप्लाई करना है कि ऑनलाइन अप्लाई करना है सर, आखिर फॉर्म अप्लाई करने के बाद एग्जाम होता भी है कि नहीं होता है, और आखिर एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो आई एम रियली फीलिंग प्राउड टुडे। कहते हैं कभी कभी कोई चीज़ आप पूरे दिल से चाहो और मांगो तो ईश्वर लग जाता है उन सब चीज़ों को उस तरह से ऑर्गेनाइज करने के लिए जैसा आप चाहते हैं। और मुझे लगता है कि आप सबकी बहुत सारी दुआएं और आशीर्वाद और कहीं ना कहीं वो जज्बात था कि सर आखिर ये वैकेंसी को भी एक क्लैरिटी के साथ आना ज़रूरी है। हम साल में 2 बार उसी तरह से इस वैकेंसी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं जिस तरह हम अन्य एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं। तो ऑब्वियसली इस मेजर कल्सी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आज एक मैं बहुत बड़ी घोषणा करने वाला हूं, और वो घोषणा ये है कि फाइनली इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने एग्जाम को ऑनलाइन घोषित कर दिया है। फाइनली अब आप इंडियन नेवी के जो है प्रारूप को समझते के साथ साथ जहां आप समझते थे इंडियन नेवी में आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, इंडियन नेवी में आप समझते थे SSR और इंडियन नेवी में आप समझते थे MR, तो आज पैरेलली इन द सेम वे आप समझेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड में आप नाविक यांत्रिक को समझेंगे, नाविक GD को समझेंगे और आप नाविक DV को समझेंगे। दैट मीन यांत्रिक एंट्री जो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत है, जो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के ग्राउंड ड्यूटी की एंट्री है, और पैरेलली हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड की जो कि डोमेस्टिक ब्रांच की एंट्री है। कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं आर्टिफिशियल अप्रेंटिस इज इक्वल टू इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक। आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि इंडियन नेवी SSR इज इक्वल टू इंडियन कोस्ट गार्ड का GD, और पैरेलली आप इंडियन नेवी के MMR को जो है कनेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑब्वियसली इंडियन कोस्ट गार्ड के डोमेस्टिक ब्रांच से। तो आई एम रियली फीलिंग वेरी प्राउड टुडे टू से समथिंग अबाउट दिस एंट्री। तो जस्ट एक्साइटेड यार, अब आप फटाफट ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे। साल में 2 बेहतरीन मौके आपको मिलेंगे और ऑब्वियसली 2 बार बेहतरीन तरीके से आप एग्जाम में अपीयर होंगे, जहां पहली ऑब्वियसली 2 इनटेक आपके सामने होंगे। एक इनटेक आपका जो बच्चा होगा वो अगस्त का आपका पूरा प्रोसीडिंग इनटेक होगा, और पहली दूसरा इनटेक जो आपका होगा वो फैब का प्रॉपर इनटेक होगा। और ऑब्वियसली आज इस पूरे सेशन में आपको बहुत कुछ जो चेंजेस आए हैं, जो रियल फॉर्मेट है, जो आज तक शायद नहीं डिस्कस किया गया है, मैं हर उस चीज़ को कवर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत खास है। मुझे लगता है कि आज हमारे देश में जो लाखों यंगस्टर्स हैं जो कि 10+2 क्लियर कर चुके हैं, उनके मन में यही है कि सर हमें फ़ौज का हिस्सा बनना है। तो फ़ौज का हिस्सा बनना है तो मुझे लगता है कि फ़ौज में आज इंडियन कोस्ट गार्ड का भी पैटर्न उसी पैटर्न से जुड़ चुका है जिस तरह से इंडियन नेवी का हमारा फॉर्मेट है। तो आज आप जानेंगे एग्जैक्टली कि क्या है। तो सबसे पहली लड़ाई जो हमने जीती है बेटा वो ये जीता कि हमने परसेंटेज के क्राइटेरिया को कहीं ना कहीं खत्म करा दिया है। दैट मीन इंडियन कोस्ट गार्ड ने परसेंटेज की बाउंड्री हटा दी। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है, आप बाकायदे इसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। आज मैं उसकी पूरी डिटेल दूंगा। ऑनलाइन एग्जाम अप्लाई करने के बाद फॉर्म को आप प्रॉपर एडमिट कार्ड पाएंगे। आप ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न में जाएंगे जो कि आपका फेज 1 होगा। फेज 1 ऑनलाइन एग्जाम के बाद ऑब्वियसली आप फेज 2 में जाएंगे जहां आपके फिजिकल स्टैंडर्ड की टेस्टिंग होगी। फिर पैरेलली आप फेज 3 में जाएंगे जो कि आपका INS चिल्का के अंदर मेडिकल होगा, और पैरेलली आप फेज 4 में जाएंगे जहां आपका हैवी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन का सबमिशन, उनकी क्रॉस चेकिंग, क्लैरिफिकेशन, और फाइनली आप इंडियन कोस्ट गार्ड का हिस्सा होकर INS चिल्का में अपनी ट्रेनिंग की जर्नी को कंप्लीट करने का एक बेहतर प्रयास करेंगे, और ऑब्वियसली हमारी प्राउडेबल फोर्स इंडियन कोस्ट गार्ड का आप हिस्सा बनेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और टेक्निकली आज समझने की कोशिश करते हैं कि क्या। और मुझे लगता है वीडियो इतना काम का इसलिए भी है बेटा कि इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा। हर तरह का डाउट पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा।
जाएगा कि आखिर इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है। जब इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करते हैं तो ऑब्वियसली 3 ब्रांचेस क्लियर हैं आपके सामने। हम इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक की बात करेंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड ग्राउंड ड्यूटी की बात करेंगे और इंडियन कोस्ट गार्ड डोमेस्टिक ब्रांच की बात करेंगे, जो कहीं ना कहीं हमारी आर्म फोर्सेस का ही एक यूनियन है। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जब वही हम यांत्रिक की बात करते हैं तो स्ट्रेट अवे आता है कि सर आपका 10th पास होना चाहिए। और 10th पास जब आप बात करते हैं तो जो हमारा बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन है उसी के अंतर्गत आपका कहीं ना कहीं पास होना ज़रूरी है। तो काउंसिल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, दैट मीन आपने प्रॉपर CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, जो भी रिकॉग्नाइज्ड हमारा बोर्ड काउंसिल है उसके थ्रू आपने 10th पास कर रखा है और पैरेलली आपने डिप्लोमा कर रखा है, जो कि डिप्लोमा प्लान के अंतर्गत आपने अगर डिप्लोमा मैकेनिकल में किया, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया, टेलीकम्युनिकेशन में किया, इलेक्ट्रिकल में किया, रेडियो पावर में किया, इंजीनियरिंग, तो आप अगर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की हम बात करें AICT से अप्रूव किसी भी कॉलेज से आपने डिग्री ले रखी है तो ऑब्वियसली आप इंडियन कोस्ट गार्ड ऑब्वियसली यांत्रिक के लिए अप्लाई करने के लिए बेटा एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया बेटा यांत्रिक का। पहले जब हम GD की बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी की तो 10+2 आपका पास होना ज़रूरी है मैथ एंड फिजिक्स से, जैसे आपको पहले से ही पता है। ऑब्वियसली किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से ही आपका पास होना ज़रूरी है। आप इंडियन कोस्ट गार्ड GD के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बट वहीं जब हम DB की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, नाविक DB की बात करें डोमेस्टिक ब्रांच के, तो 10th पास आपका होना केवल अनिवार्य है, इसके अलावा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। तो डिफरेंसेस आप क्लियर हो जाएं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके कि यांत्रिक में 10th पास होना है रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपको, और पैरेलली आपका डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आपका टेलीकम्युनिकेशन हो गया, रेडियो पावर इंजीनियरिंग आपका हो गया। अगर इस कैटेगरी से आप आ रहे हैं तो आप यांत्रिक के लिए अप्लाई करेंगे, 10+2 में आपका PCM है तो आप GD के लिए अप्लाई करेंगे, और 10th स्टैंडर्ड पे आपने पास कर रखा है बोर्ड से तो ऑब्वियसली आप DB के लिए जाके अप्लाई करेंगे। जब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लियर हो जाता है तो अगला सबसे अहम प्रश्न आता है कि सर आखिर डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया क्या है। तो मोटा मोटा हम लोग तो हमेशा समझते आए हैं कि सर 18 से लेकर 22 ईयर्स तक, जिसमें 18 साल से लेकर के 22 साल तक। बट टेक्निकली इसमें एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि एलिजिबिलिटी जो होती है वो 17 से लेकर आपका 21 तक होता है। तो चलिए एज वेरिफिकेशन भी हम लोग समझते हैं कि आखिर क्लियरली क्या डेट ऑफ बर्थ है सर जो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। जब डेट ऑफ बर्थ की बच्चा हम बात करना शुरू करते हैं तो नाविक GD और यांत्रिक के लिए, दैट मीन ग्राउंड ड्यूटी जो हमारा है नाविक का और पैरेलली जो हमारे यांत्रिक हैं, इनके लिए जो हमारा एज का क्राइटेरिया है वो बिल्कुल इक्वल और सेम है। आ जाते हैं बॉर्न बिटवीन 1 अगस्त 1999, दैट मीन आपका जन्म अगर 1 अगस्त 1999 से 31 जुलाई 2003, दोनों डेट इंक्लूसिव है। दैट मीन अगर आपका इन पर्टिकुलर डेट पे भी जन्म हुआ है और इन बिटवीन इनका जन्म हुआ है, आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। दैट मीन फिर से रिमाइंड कर दूं बेटा, 1 अगस्त 1999 से 31 जुलाई 2003। मुझे लगता है कि बहुत सहूलियत भरी एज है आपके लिए और आप सब बिल्कुल इसके लिए टेक्निकली एलिजिबल होंगे, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन वहीं जब हम DB की बात करते हैं तो ये 1 अक्टूबर 1999 से 30 सितंबर 2003, 30 सितंबर 2003 तक अगर आप ये दो पर्टिकुलर डेट हैं आपकी, दैट मीन 1 अक्टूबर 1999 से 30 सितंबर 2003 तक ये पर्टिकुलर डेट्स हैं, इन बिटवीन आप हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए बेटा एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो समझना है। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न बनता है कि सर आखिर वैकेंसी के विषय में बताएं। तो बड़ा प्राउडली कहना चाहता हूं यार कि जब मैं GD की बात करता हूं तो जबरदस्त वैकेंसी है आपके सामने, 260 वैकेंसी आपकी ग्राउंड ड्यूटी के लिए नाविक में जब हम बात करते हैं। वहीं हम जब नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की बात करते हैं तो आपके पास 50 सीट हो जाती है। लेकिन वहीं जब हम नाविक यांत्रिक की बात करने लगते हैं तो इसमें थोड़ा सा कैटेगराइजेशन है जो आपको टेक्निकली समझना जरूरी है बेटा। अगर यांत्रिक मैकेनिकल की बात करेंगे तो 31 सीट है आपके सामने, इलेक्ट्रिकल यांत्रिक की बात करेंगे तो 7 सीट है आपके पास, और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो आपके पास 10 सीट है। दैट मीन ऑलमोस्ट अगर मैं काउंटेबिलिटी करूं 360 सीट का एक कमाल का कलेक्शन है। और ऑब्वियसली हर साल क्रमशः होना यार तो 720 सीट, 720 एकदम क्लियर कट सीट अब आपके सामने होंगी और आपका क्लियर कट सिलेक्शन होगा इस पूरे सिस्टम में जो हमारा नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ है। आइए थोड़ी सी और टेक्निकलिटी पे बढ़ते हैं कि आखिर सर हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया, हमें एज का क्राइटेरिया सर क्लियर हो गया और सर वैकेंसीज क्लियर हो गई। अब जानना बहुत जरूरी है कि आखिर आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। जब एग्जामिनेशन पैटर्न की बच्चे हम बात करेंगे तो इसमें स्टेज बना दी गई, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 एंड स्टेज आपका 5। इन स्टेजेस का बड़ा मायने रखता है। दैट मीन आप इसको स्टेज ना कह के रिटन टेस्ट में आप इसको सेक्शन भी बोल सकते हैं कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। अब प्रश्न बन रहा होगा कि आखिर सर सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 क्या है। तो सबसे पहली बात क्लियर कर दूं कि तीनों एंट्री में सेक्शन 1 को अनिवार्य बनाया गया है। बट वहीं हम जब बात करते हैं एंट्रीज के कैटेगराइजेशन की तो वहीं कहा गया कि जब आप
डीबी के लिए, दैट मीन आप यांत्रिक नाविक जीडी के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सेक्शन 1 एंड 2 एलिजिबल किया गया। वहीं जब आप पैरेलली जो है सेक्शन 2 की बात कर रहे हैं, सेक्शन 3 की बात करें, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 की बात कर रहे हैं, तो अब हम यांत्रिक में आ जाते हैं। थोड़ा सा यांत्रिक में आपको बताना चाहूँ, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग है, नाविक जीडी के लिए अलग क्राइटेरिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग है और मैकेनिकल के लिए अलग है। तो अगर यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की बात करें तो फर्स्ट सेक्शन प्लस थर्ड सेक्शन इसमें आपका एलिजिबल हो जाता है। हम यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, सेक्शन 1 एंड 4 आपका एलिजिबल हो जाता है, और वहीं मैकेनिकल की बात करें तो सेक्शन 1 और 5 आपका एलिजिबल हो जाता है। और वहीं नाविक डीबी की बात करें तो केवल सेक्शन 1 की ही एलिजिबिलिटी वहाँ पे पूरी तरह से लागू होती है। आइए अब समझते हैं कि आखिर इनमें क्राइटेरिया बनाया क्या गया। जब सेक्शन 1 की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आपके सामने जो क्राइटेरिया बनाया गया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग जब काउंट करते हैं बैठ करके, तो आपके सामने 60 क्वेश्चन हैं जो कि 60 मार्क्स के हैं, और आपके सामने समय होगा 45 मिनट। तो सबसे अहम चीज़ आ जाती है टाइम मैनेजमेंट। अब 16 क्वेश्चन को अगर हम लोग डिफाइन करें सेक्शन 1 के, तो आपके मैथ के भी 20 क्वेश्चन हैं, साइंस के 10 क्वेश्चन हैं, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन हैं, और पैरेलली आपके रीजनिंग के 10 क्वेश्चन हैं, और जीके के आपके 5 क्वेश्चन हैं। कह सकते हैं एक तरीके से पूरी तरह से नेवी के ही सिलेबस को जो है इसमें डिज़ाइन करने की कोशिश की गई है, और उन्हीं तरह के क्वेश्चंस को सजाया गया जहां प्रॉपर मैथ को भी वैल्यू है, साइंस को भी वैल्यू है, इंग्लिश को भी वैल्यू है, रीजनिंग को भी वैल्यू है, और जीके को भी वैल्यू है। क्लास 10th का सिलेबस है, बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं सेक्शन 2 की जब हम बात करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं 50 क्वेश्चन आपके सामने हैं, 30 मिनट्स के टाइम है, और आपका मैथ 25 हो जाएगा बेटा, और फिजिक्स के 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। दैट मीन 50 क्वेश्चन और 30 मिनट्स का आपके सामने टाइम होगा। तो कहीं ना कहीं जब हम इसमें बात करते हैं नाविक जीडी, अब थोड़ा सा डिफाइंड हम लोग चलते हैं, नाविक जीडी की हम बात करते हैं तो आपको सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 देखना है। तो सेक्शन 1 में आपने समझ लिया 60 क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, 45 मिनट्स का टाइम है आपके सामने, नो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं, इस बात को लेके आप क्लियर हो जाएं। ये आपके जीडी का है, और जीडी में आप समझ चुके हैं सेक्शन 1 में जो क्वेश्चन का क्राइटेरिया मैंने वेल डिफाइन किया, 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस आएगा पहले फेज में, जिसमें आपका मैथ भी है 20 क्वेश्चन, साइंस के हैं 10 क्वेश्चन, आपके इंग्लिश के हैं 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के हैं 10 क्वेश्चन, जीके के हैं आपके 5 क्वेश्चन। बट जब हम सेक्शन 2 की बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा 25 मैथ और 25 फिजिक्स, जो कि बिल्कुल 10+2 स्टैंडर्ड पे बेस, और कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट सबसे अहम आ जाता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 की। जब सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 को हम देखते हैं और सेक्शन 5 को, तो क्लियर है सेक्शन 3 में आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो 50 क्वेश्चन 30 मिनट, सेक्शन 4 में आपका कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है 50 क्वेश्चन अगेन 30 मिनट्स, और सेक्शन 5 की बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो अगेन 50 क्वेश्चन और आपके पास होंगे 30 मिनट्स। तो ये क्राइटेरिया है जो कि आपका 3rd, 4th एंड 5th सेक्शन का, ये तो यांत्रिक के लिए लागू हो गया, और सेक्शन 1 पूरी तरह से डीबी के लिए लागू हो गया, और जीडी के लिए आपका सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2। तो आशा करता हूं कि आपको पूरी तरह से स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा कि ये पेपर पैटर्न क्या है। टाइम भी डिफाइन हो गया आपको, फिर से आपको ब्रेन में इंच बाय इंच में डालने का कोशिश कर रहा हूं बेटा। सेक्शन 1 सबके लिए एलिजिबल है, एंड सेक्शन 1 में आप समझ चुके हैं कि पूरा 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस है, जिसमें आपका मैथ भी है, साइंस भी है, इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, और आपका जीके भी है, ये तो कंपलसरी हो गया। और डीबी के लिए केवल सेक्शन 1, आपका डोमेस्टिक ब्रांच के लिए केवल सेक्शन 1 की एलिजिबिलिटी है। लेकिन वहीं जब जीडी की बात करते हैं तो आपका सेक्शन 1+2 एलिजिबल हो जाता है। 1 में वही क्राइटेरिया है, बट 2 में आप ध्यान देंगे 25 मैथ 25 फिजिक्स के क्वेश्चन किए गए, 50 क्वेश्चन 30 मिनट्स का टाइम होगा, जो कि 10+2 स्टैंडर्ड का आपका हो जाएगा। बट वहीं पैरेलली हम बात करते हैं जब क्रमशः हम बात करने लगते हैं इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल की, तो ऑब्वियसली इनके भी 50 क्वेश्चन जो है 3rd, 4th, 5th सेक्शन में बनाए गए हैं, जो कि सेक्शन 1 के साथ अटैच होंगे, और कहीं ना कहीं सब में कमाल करके आपको फाइनली अपनी सफलता को बेटा सुनिश्चित करने का कोशिश करना होगा। तो ध्यान रखिए, दिस इज अ वेरी नाइस पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, एंड यू विल सी, यू विल फेस, यू रियली रियलाइज कि व्हाट अ पैटर्न सर। तो 5 जनवरी यार वो खूबसूरत डेट आपके सामने आ चुकी है। तो 5 जनवरी 2021 से लेकर 19 जनवरी 2021 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो फटाफट अलर्ट हो जाइए यार। समझ लीजिए कि इंडियन नेवी ने आपके सामने बगल में एक जोरदार ऑप्शन और खड़ा कर दिया है। और मैं खुश यार इसलिए हूं ना कि मुझे शायद इतने सालों में लगातार शिद्दत कर करके जिस तरह से हमने एयरफोर्स के सिस्टम को सुधारने का प्रयास किया, इंडियन नेवी के सिस्टम को सुधारने का प्रयास किया, आज मुझे गर्व हो रहा है कि आज इंडियन कोस्ट गार्ड के भी सिस्टम को सुधार पाने में कहीं ना कहीं हम सब कामयाब हुए हैं। इसमें आप सबकी बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा आस्था, बहुत सारा प्रेयर है बेटा, जिस वजह से आपके करियर को इस तरह से एक राइट डायरेक्शन में
प्रोजेक्शन मिलता जा रहा है। बस ज़रूरत है यार एक सटीक अप्रोच की, ज़रूरत है एक सटीक ऑर्गेनाइजेशन की, ज़रूरत है एक सटीक प्रिपरेशन की। और मुझे लगता है वो सटीक प्रिपरेशन प्रोजेक्शन आपके पास होगा ना, तो आप 100% अपनी सफलता सुनिश्चित करेंगे। और मेजर कलसी परिवार पूरी तरह से आपके साथ है इस देश में, जो आपको कदम से कदम मिला के उस लेवल की प्रिपरेशन देगा कि बिल्कुल ये वर्दी और स्टार्स आपके ऊपर होंगे किसी भी कीमत पे। थोड़ा सा और डिटेल समझ लेते हैं। अगर अप्लाई करना है तो ऑब्वियसली joinindiancoastguard.cdac.in पे आप जाएंगे और लॉगिन करके उसको अप्लाई करेंगे। रजिस्टर विद द ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ये आपका मेन चीज़ है जो बदलना नहीं चाहिए। मैं हमेशा पॉइंट आउट करता हूँ कि ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर अब आपको फिक्स रखना है। सब कुछ OTP बेस्ड है, मेल बेस्ड है, तो ज़रूरी है कि इनको आप कंसिस्टेंस बनाए के रखें। और साथ ही साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको टेंटेटिव जो डेट्स आ रही होंगी दिमाग में, सर कि जनवरी में अप्लाई कर दिया तो एग्जाम कब है, तो बिल्कुल क्लियर कट कर दूं आपका कि जो अभी तक स्टेज 1 की क्लैरिटी आ रही है मिड एंड एंड मार्च। बस ध्यान रखिएगा कि 2 क्लासेस आने की बात हो जाती है, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड। तो निश्चिंत रहिएगा, अगर एयरफोर्स पहले हो रहा है तो कोस्ट गार्ड आपका बाद में होगा, एंड में होगा। अगर एयरफोर्स आपका एंड में हो रहा है तो बेटा आपका इंडियन कोस्ट गार्ड कहीं ना कहीं मिड में होगा। ये तो आपका होगा स्टेज 1 जो कि आप डन करेंगे। ऑनलाइन पैटर्न एग्जामिनेशन आपका पूरा का पूरा, जो कि क्राइटेरिया मैंने डिफाइन ही किया एग्जाम का आपके सामने पूरा, कि DB के लिए स्टेज सेक्शन 1 है, GD के लिए सेक्शन 1+2 है। और पैरेलली हम लोगों ने डिफाइन किया जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रिकल की और मैकेनिकल की बात की। क्रमशः आपने देखा सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5, जो कि सेक्शन 1 के साथ अटैच्ड रहेगा। दैट मीन केवल DB को छोड़ करके, दैट मीन सेक्शन 1 तो सब में एलिजिबल है, लेकिन DB को छोड़ करके GD में सेक्शन 2, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो सेक्शन 3, इलेक्ट्रिकल की बात करें तो सेक्शन 4 और मैकेनिकल की बात करें तो आपका सेक्शन 5 लागू हो जाता है। साथ ही साथ बच्चे स्टेज 2 की बात कर रहे होंगे तो स्टेज 2 की भी क्लैरिटी दे देता हूं। अप्रैल या अर्ली में जो हम लोग का प्रोजेक्शन है 20 से 25 दिन में आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। उसके बाद आप स्टेज 2 के लिए अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इंटरेस्टिंग बात आ जाती है कि सर आखिर स्टेज 2 में क्राइटेरिया क्या है, तो बिल्कुल वही फिजिकल स्टैंडर्ड आपका इसका एडमिट कार्ड ऑनलाइन भेज दिया जाएगा, इसको आप एडमिट कार्ड कहेंगे, सेंटर से अलाइन हो जाएंगे और आप फेज 2 के लिए जाएंगे। तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। फिर से 1.6 किलोमीटर की रेस जो कि 7 मिनट में है, 20 स्क्वाट्स हैं, 10 पुशअप्स हैं, सेम फॉर्मेलिटीज आपकी हैं जो वहाँ डन होंगी। एंड फाइनली इसके बाद आप स्टेज 3 में जाएंगे, INS चिल्का का आप हिस्सा बनेंगे, आपका मेडिकल डन होगा एंड देन यू गेट अ पर्टिकुलर डेट ऑब्वियसली फॉर द ज्वाइनिंग टू एकेडमी एंड ऑब्वियसली आप रियल डॉक्यूमेंटेशन के साथ वहाँ पहुँचेंगे जो आपका स्टेज 4 होगा और वहाँ पे उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके आप अपने स्टेज 4 की भी जर्नी को डन करेंगे और कहीं ना कहीं अपनी नॉन कमीशन की हैप्पी हंटिंग को एंजॉय करना स्टार्ट करेंगे और लाइफ को एक सही डायरेक्शन में ले जाने में कामयाब हो पाएंगे। मुझे लगता है कि इन सारी बातों को समझाते हुए मैंने हर तरह की क्लैरिटी आपके सामने लाने की कोशिश की। मैंने क्लियरली समझाया कि एग्जाम ऑनलाइन है, मैंने क्लियरली समझाया कि आखिर किस डेट पे आप इस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, मैंने क्लियरली समझाया कि आपका डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया क्या है, मैंने क्लियरली समझाया कि आखिर क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट आपके अंदर है, मैंने क्लियरली समझाया कि आखिर क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है और यही नहीं एग्जामिनेशन पैटर्न के साथ साथ मैंने आपको बताया कि आखिर आपका सिलेबस क्या है। सेक्शन 1 बिल्कुल क्लियर था आपके दिमाग में। फिर से रिमाइंड मार दूं, 20 क्वेश्चन मैथ के हैं, 10 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के हैं, 15 क्वेश्चन आपके सामने इंग्लिश के हैं, 10 क्वेश्चन आपके सामने रीजनिंग के हैं और 5 क्वेश्चन आपके जीके के हैं। बिल्कुल 10th स्टैंडर्ड पे है। DB भी हो गया, GD भी हो गया, यांत्रिक की कैटेगरी में तीनों आ गए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल। साथ ही साथ मैंने आपको वेल अप टू डेट तरीके से सेक्शन 2, सेक्शन 3, 4, 5 के भी सिलेबस को डिफाइन कर दिया। सेक्शन 2 का सिलेबस क्लियर था आपके सामने, 25 मैथ एंड फिजिक्स के क्वेश्चन है जो कि 10+2 स्टैंडर्ड पे बेस्ड है। बिल्कुल आप उस तरह से इसको देखेंगे, बट वहीं मैंने पहले डिफाइन किया कि जो 50 क्वेश्चन हैं वो आपके इलेक्ट्रिकल के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं और मैकेनिकल के हैं। टाइम सबके लिए 30 मिनट्स है और वहाँ 60 क्वेश्चन के लिए सेक्शन 1 में आपके पास टाइम 45 मिनट्स का है। मेजर कल से बिल्कुल तैयार है एक जज्बे के साथ, एक जुनून के साथ, एक ऐसी प्रिपरेशन आपके अंदर लाने के लिए जो आपके आगामी आने वाले एग्जाम में आपकी सफलता को सुनिश्चित करें। तो यार अब तो टारगेट बिल्कुल क्लियर है। आपको पता है कि आप मार्च में एयरफोर्स का एग्जाम देने वाले हैं, आपको पता है अब ऑनलाइन आप इंडियन कोस्ट गार्ड का भी एग्जाम मार्च में देने वाले हैं और टेक्निकली आपको पता है कि बच्चे लगातार जोर देके मेरे से पूछ रहे हैं कि सर आखिर इंडियन नेवी, SSR, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और MR के विषय में आपकी घोषणा कब आएगी। तो जल्दी घोषणा दूंगा, उसकी भी प्लानिंग कर लो। उसका भी एग्जाम इसी फरवरी लास्ट या मार्च में आपका शेड्यूल होने वाला है। तो यार ये समय प्रश्न पूछने का नहीं है, अब ये समय किसी चीज पे डाउट करने का नहीं है, ये समय 100% खुद को तैयार करने का है। और कमाल की बात है यार कि प्रिपरेशन में वही मैथ है, वही फिजिक्स है, वही इंग्लिश है, वही जीके है, वही अर्थमेटिक है, वही रीजनिंग है, वही साइंस है। और कमाल की बात है कि हम मास्टर हैं इसकी प्रिपरेशन को लेकर के, मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कहना यही है बेटा कि अब समय अलग अलग घूम के प्रश्नों को पूछने का नहीं है, ये समय जबरदस्त प्रिपरेशन का है।
आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी जुड़ के खुद को तैयार कर सकते हैं और ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम का भी हिस्सा होकर के एक परफेक्ट प्रिपरेशन ले सकते हैं जो आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं आपकी सफलता सुनिश्चित कर पाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा बेटा कि हम अगर सच्चे दिल मन से कोई चीज़ सोचते हैं और किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ईश्वर बिल्कुल हमारी मदद करता है और उस लक्ष्य पर पहुँच के उस चीज़ को पाने में हम कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर द ऑल बेसिस, जिस तरह से आप प्यार दे रहे हैं, जिस तरह से आप केयर कर रहे हैं, आप बस इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइबर और कमेंट्स बढ़ाते जाइए। और कुछ भी डाउट रह गया हो यार इसके बाद भी तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आइए, अपने प्रश्नों को रखिए। मेरी पूरी कोशिश है कि आपकी हर समस्या का निदान करता चलूं और जो पैटर्न हमारा बना हुआ है, जैसा पैटर्न हम चाहते हैं, जैसा सिस्टम हम चाहते हैं, उस सिस्टम के साथ अपने फौज में जाने के सपने को पूरा कर सकें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल ऑब्वियसली गुड लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।